हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेशन मींस श्वसन। यह टॉपिक जैव प्रक्रम चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हमने रेस्पिरेशन के बारे में या श्वसन के बारे में पढ़ना है। जितने भी सजीव हैं, हर सजीव को जैसे आपको पता है कि भोजन की आवश्यकता होती है, वह भोजन क्यों करता है? क्योंकि उसको भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीव भोजन से ऊर्जा को उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी सजीव अपने भोजन से ऊर्जा को उत्पन्न करे, उस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन या श्वसन का नाम दिया जाता है। अधिकतर जीवों में रेस्पिरेशन या श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की सहायता से होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो भोजन से ऊर्जा को बिना ऑक्सीजन की सहायता के भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के आधार पर हमने श्वसन को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग जिसको हम नाम देते हैं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा भाग जिसको कहा जाता है अवायवीय श्वसन मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन जैसे इसका नाम दिखा रहा है, वायवीय एक ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसको वायवीय श्वसन का नाम दिया जाता है। अवायवीय या एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, उस श्वसन को हम नाम देते हैं अवायवीय श्वसन का। इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको बनाना सीख लेते हैं, तो आप वायवीय और अवायवीय श्वसन में आसानी से अंतर कर पाएंगे। तो आपको इस फ्लो चार्ट को ध्यान से समझना है और उसके बाद वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर को लिख कर देखना है। अब जो भी हमारे शरीर के अंदर भोजन है वह पूरी तरह से पचने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एक ऐसा रसायन है जिसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। यह ग्लूकोज हमारी कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं जो इस ग्लूकोज को विखंडित कर देते हैं, इसका विखंडन करते हैं, इसको बदल देते हैं पाइरूवेट के अंदर या पाइरुविक अम्ल के अंदर। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल में बदल जाए, उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देंगे और यह हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। अब पाइरुवेट बनने के बाद यहां हमारे पास 3 अलग अलग डायरेक्शन, 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। यानी यहां तक की प्रक्रिया हर जीव के अंदर बिल्कुल एक जैसी होगी, हर कोशिका के अंदर एक जैसी होगी, लेकिन इसके बाद 3 अलग अलग ऑप्शन है। पहला, ऑक्सीजन की उपस्थिति जो ज्यादातर जीवों में होती है। यानी अगर ये पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने 9th के अंदर पढ़ा था, एक ऐसा कोशिकांग जिसको पावर हाउस का नाम भी दिया जाता है, जिसको बिजली घर भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा को उत्पन्न करता है। वह ऊर्जा को उत्पन्न कैसे करेगा? वह पाइरुविक अम्ल को या पाइरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ता है 2 छोटे छोटे भागों में। एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है जल। और इस पूरे पाइरुविक अम्ल के विखंडन में या इस ग्लूकोज के पूरे विखंडन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर वह वायु की उपस्थिति में है। और इस ऊर्जा की मात्रा लगभग हमारे पास आती है 38 ATP। अब यह जो श्वसन है ये एक विशेष प्रकार का श्वसन हो गया, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, जो अधिकतर जीवों में होता है। एक ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर विखंडित हो जाता है, या जिसमें ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है,
इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं वायवीय श्वसन का। किंतु कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं, किंतु कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इस पाइरूवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं बिना ऑक्सीजन की सहायता के। यानी यहां पाइरूवेट अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है तो यह वायवीय श्वसन नहीं है, यह अवायवीय श्वसन है, यह एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि इस रेस्पिरेशन के अंदर उसने ऑक्सीजन का प्रयोग किया ही नहीं। तो यहां पाइरूवेट अमल या पाइरूवेट क्या करता है, पाइरूवेट दो भागों में टूट जाता है, एक इथेनॉल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यह प्रक्रिया यीस्ट की किण्वन क्रिया भी कहलाती है। यानी जब यीस्ट किण्वन क्रिया करता है तो उस किण्वन क्रिया के अंदर यही दोनों हमारे पास उत्पाद बनते हैं, एक का नाम है इथेनॉल और दूसरे को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो मात्र 2 एटीपी है। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है कि यह ऑप्शन हमारे पास जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं, उसके अंदर यह प्रक्रिया देखने को मिलती है कि अगर पाइरूवेट को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न नहीं करेगा, वह क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल। लेकिन ये कब बनेगा लैक्टिक अम्ल, क्योंकि कोशिकाएं तो हमारी हैं और हम कहते हैं कि हम वायवीय श्वसन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल की भी उत्पत्ति हो सकती है और वो उत्पत्ति कहां होगी, हमारी पेशी कोशिका। लेकिन कब होगी, जब हम तेजी से एक्सरसाइज करते हैं, जब हम जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा जब हम तेज दौड़ते हैं या हम फटाफट अपने हाथों को इस तरह से मूव करते हैं, लगातार आप अपने हाथ को इस तरह से हिलाइए 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप देखेंगे आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ थकने शुरू हो जाएंगे। यह थकते क्यों है, यहां दर्द क्यों होता है, यह सिर्फ हमारी मांसपेशियों की वजह से है, क्योंकि हमारी पेशी कोशिकाएं जितनी जल्दी सिकुड़ और फैल रही हैं उतनी मात्रा में इनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और वो ज्यादा ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पा रही। तो ऑक्सीजन के अभाव में यह वायवीय श्वसन दर्शाने की बजाय किसको बनाना शुरू कर देती है, लैक्टिक अम्ल को। और जैसे जैसे हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, वैसे वैसे हमारी पेशियां थकना शुरू कर देती हैं। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम उत्पन्न होती है, सिर्फ 2 एटीपी। तो यह पूरा फ्लो चार्ट ग्लूकोज के विखंडन को दर्शाता है। इस फ्लो चार्ट को आपने अच्छी तरह से बनाना है, समझना है, देखना है और याद करना है, क्योंकि अगर आपको यह फ्लो चार्ट आ जाता है समझ, तो आप वायवीय और अवायवीय श्वसन में आसानी से अंतर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से वायवीय और अवायवीय श्वसन में हम अंतर लिख सकते हैं या किस तरह से हम एरोबिक और एनारोबिक में अंतर लिख सकते हैं। तो देखिए पहला अंतर इसको देखने से पता चलता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में भोजन का पूरी तरह से विखंडन होता है, किंतु अवायवीय श्वसन में भोजन का पूरी तरह विखंडन नहीं होता। इथेनॉल को भी बाद में तोड़ा जा सकता है, लैक्टिक अम्ल को भी बाद में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह 3 कार्बन वाला अणु है और यह 2 कार्बन वाला अणु है। तो यहां हमारे पास क्या है कि वायवीय श्वसन में भोजन पूरी तरह से विखंडन हो जाता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में भोजन का पूरी तरह से विखंडन नहीं होता। इसके साथ साथ वायवीय श्वसन में जल की उत्पत्ति होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में कहीं भी जल नहीं बनता। वायवीय श्वसन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बने, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड ना बने। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया 2 जगह होता है।
लेकिन अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, चाहे वह किसी भी तरह की कोशिका है, चाहे वह यीस्ट की कोशिका है या हमारी पेशी कोशिका है, उनके कोशिका द्रव्य के अंदर ही, कोशिका द्रव्य के अंदर ही ये सारा अवायवीय श्वसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी हमने क्या किया, 5 अंतर इस फ्लो चार्ट के बेस पर देख लिए, जिसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको समझ लिया। चलिए उन 5 अंतर को हम फिर से समराइज करते हैं। पहला, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में भोजन का पूरी तरह से विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में भोजन का पूरी तरह से विखंडन नहीं होता। वायवीय श्वसन में जल उत्पन्न होता है, अवायवीय श्वसन में जल उत्पन्न नहीं होता। वायवीय श्वसन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड व्यर्थ पदार्थ के रूप में निकलती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो सकता है ना हो। तो ये हमारे पास इनके डिफरेंस आ जाते हैं। इसके साथ साथ वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में ही होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझें, देखें, बनाएं और इसके आधार पर आप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर को लिखें। धन्यवाद।